अक्सर जब हम किसी पुरानी गाड़ी के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट सी तस्वीर बनती है। हाँ बिल्कुल। मतलब एक ऐसी गाड़ी जो शायद बरसों से गैरेज में धूल खा रही है। हाँ, एकदम सही कहा। और जिस पर जंग लग चुका है, जिसका इंजन अब बहुत आवाज करता है या पुर्जे घिस चुके हैं। हम्म। हम बस ये मान लेते हैं कि ये जो मशीन है, ये अब कबाड़ बनने वाली है। और ये एक अटल सच्चाई है। मतलब समय के साथ चीजें खराब होती ही हैं। बिल्कुल। इसे मशीन के जीवन का एक स्वाभाविक चक्र मान लिया जाता है। एक ऐसा एक तरफा रास्ता जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। हाँ, मतलब ये एक भौतिक नियम की तरह लगता है कि जो चीज पुरानी होगी वो कमजोर भी होगी। सही बात है। और सबसे दिलचस्प या शायद सबसे डरावनी बात यह है कि इंसानों के मामले में, खास तौर पर इंसान के दिमाग को लेकर भी बिल्कुल यही सोच हावी है। ये सच है। मतलब एक आम दृश्य की कल्पना कीजिए। कोई इंसान किचन में जाता है, हाथ में एक चम्मच या स्पैचुला पकड़े खड़ा है और पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है कि वो वहां आया क्यों था। अरे हाँ, ये तो बहुत ही आम बात है। या फिर किसी बहुत ही परिचित इंसान का नाम अचानक दिमाग से स्लिप हो जाता है। अगर ऐसा 30 साल की उम्र में हो तो लोग कहते हैं कि शायद स्ट्रेस ज्यादा है या नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, या काम का बहुत प्रेशर है। बिल्कुल। लेकिन अगर वही इंसान 65 साल का हो तो वो खुद भी कंधे उचकाकर कह देता है कि अरे अब तो उम्र का तकाजा है, दिमाग तो कमजोर होगा ही। हम्म। हमने इस मानसिक गिरावट को इतनी आसानी से अपने जीवन का हिस्सा कैसे मान लिया? ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। दशकों तक, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस में भी यही माना जाता था कि हम एक एक निश्चित संख्या में न्यूरॉन्स के साथ पैदा होते हैं। अच्छा। हाँ, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये न्यूरॉन्स बस धीरे धीरे मरते रहते हैं। मतलब एक तरह का बायोलॉजिकल काउंटडाउन चलता रहता है। बाप रे, ये तो बहुत निराशाजनक है ना? लेकिन आज हमारे पास जो डेटा है, वो इस पूरी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकता है। और इसी डेटा पर आज हम इस गहरी चर्चा में बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास एक न्यूरोलॉजिस्ट के रिसर्च नोट्स का एक बहुत ही शानदार संकलन है, जिसे दी आर्किटेक्चर ऑफ कॉग्निटिव रिन्यूअल का नाम दिया गया है। हम्म। इन नोट्स को पढ़कर एक बात एकदम साफ हो जाती है कि याददाश्त का कमजोर होना कोई जीवन भर की सजा नहीं है, जिसे हर किसी को भुगतना ही पड़ेगा। एकदम सही। इस रिसर्च में एक ऐसा दावा है जो पहली नजर में किसी चमत्कार या मार्केटिंग नौटंकी जैसा लगता है। मतलब कि महज 60 सेकंड के खास अभ्यास से दिमाग की मरम्मत की जा सकती है। वो दावा सुनने में जरूर जादुई लगता है, लेकिन इसके पीछे आधुनिक न्यूरोलॉजी का सबसे ठोस विज्ञान काम कर रहा है। सच में 60 सेकंड वाला दावा? हाँ बिल्कुल। ये रिसर्च इस बात को पूरी तरह से पलट देती है कि दिमाग काम कैसे करता है। अब विज्ञान उस पुरानी सोच को खारिज करता है जहां मान लेते हैं कि दिमाग बस घिस रहा है। इसकी जगह एक नया और बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट सामने आया है, जिसे ब्रेन गार्डनिंग कहते हैं। ब्रेन गार्डनिंग मतलब दिमाग को एक बगीचे की तरह देखना? सटीक। एक बगीचे के बारे में सोचिए। अगर कोई माली अपने बगीचे को ये सोचकर छोड़ दे कि अब तो मौसम बदल रहा है, पौधे तो सूखेंगे ही, तो वो बगीचा असल में सूख जाएगा। हाँ, क्योंकि कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो सही समय पे पानी दे, खरपतवार निकाले और नई खाद डाले, तो बगीचा हमेशा हरा भरा रह सकता है। अच्छा। नोट स्पष्ट करते हैं कि आधुनिक न्यूरोलॉजी उस विश्वास को पूरी तरह से जहरीला या टॉक्सिक मानती है कि बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त का जाना सामान्य है। रुकिए, ये शब्द बहुत कड़ा है, जहरीला। हाँ। आमतौर पर हम इसे सिर्फ एक निराशावादी या हार मान लेने वाली सोच मानते हैं, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट इसे सीधा जहर कह रहे हैं। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? सिर्फ गलत सोचना दिमाग के लिए जहर कैसे हो सकता है? क्योंकि ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। मतलब ये सोच असल में नुकसान पहुंचाती है? हाँ, ये इंसान के व्यवहार को बदल देता है। जब कोई ये मान लेता है कि उम्र के साथ उसकी याददाश्त तो जाएगी ही, तो वो अनजाने में अपने दिमाग को चुनौतियां देना बंद कर देता है। अच्छा, हाँ, लोग सोचते हैं कि अब तो दिमाग काम नहीं करेगा। बिल्कुल। रिटायरमेंट के बाद लोग अक्सर जटिल समस्याओं से बचना शुरू कर देते हैं, नया हुनर सीखना छोड़ देते हैं। पजल सॉल्व करना या कुछ नया पढ़ना बंद कर देते हैं। हाँ, और विज्ञान दिखाता है कि दिमाग का इस्तेमाल ना करना ही उस गिरावट को सबसे ज्यादा तेज करता है। बाप रे। न्यूरॉन्स मरते नहीं हैं, बल्कि उनके बीच के जो कनेक्शंस हैं, जिन्हें हम साइनेप्स कहते हैं, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। ये तो फिर से उसी पुरानी गाड़ी वाले उदाहरण की तरह हो गया। कैसे? मतलब अगर हम मान लें कि एक पुरानी गाड़ी
अब नहीं चलेगी और उसे चलाना बंद करके गैराज में छोड़ दें, तो क्या होगा? पड़े पड़े उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, इंजन में कार्बन जम जाएगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। समस्या गाड़ी की उम्र नहीं थी, समस्या उस गाड़ी को गैराज में खड़ा छोड़ देना था। हमारा दिमाग भी बिना इस्तेमाल के बिल्कुल ऐसे ही सिकुड़ने लगता है, जिसे शायद मेडिकल भाषा में एट्रोफी कहते हैं। एकदम सही। और यहीं पे न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग की वो क्षमता जिससे वो अपने अंदर नए कनेक्शंस बना सकता है, खुद को ढाल सकता है और भौतिक रूप से बदल सकता है। लेकिन मैंने तो सुना था कि यह क्षमता सिर्फ बच्चों में होती है। यही तो सबसे बड़ा मिथक है। पहले माना जाता था कि ये सिर्फ बच्चों में होती है, लेकिन नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि उम्र चाहे जो भी हो, दिमाग हमेशा खुद को रिपेयर कर सकता है। अरे वाह, हमेशा? हमेशा। बस उसे ऐसा करने के लिए एक कारण चाहिए। वो ऊर्जा बचाने वाली एक मशीन है। अगर उसे कोई चुनौती ही नहीं मिलेगी तो वो नए रास्ते क्यों बनाएगा? ये बात तो बहुत लॉजिकल है। लेकिन अगर किसी का दिमाग सालों से इस गैरेज में पड़ा है तो उसे स्टार्ट कैसे किया जाए? और यहीं पर वो 60 सेकंड वाला हिस्सा आता है, जिस पर मुझे सच कहूं तो सबसे ज्यादा शक है। शक होना स्वाभाविक है। मेरा मतलब है, अगर किसी इंसान ने 20 साल से अपने दिमाग को कोई बड़ी चुनौती नहीं दी है, तो क्या सिर्फ 1 मिनट का कोई व्यायाम उसे सच में ठीक कर सकता है? ये विज्ञान कम और कोई जादुई नुस्खा ज्यादा लगता है। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये 60 सेकंड का समय किसी एक दिन का जादुई फिक्स नहीं है। ये एक ट्रिगर है। एक ट्रिगर? हाँ, रिसर्च इसे ड्यूअल टास्किंग कहती है। ये एक ऐसा अभ्यास है जो दिमाग के अंदर एक छोटे से विस्फोट की तरह काम करता है। अच्छा। इसमें 2 चीजें एक साथ की जाती हैं। पहली शारीरिक गतिविधि और दूसरी एक जटिल संज्ञानात्मक चुनौती, यानी कोई मेंटल टास्क। ठीक है, तो शारीरिक गतिविधि मतलब जैसे टहलना या एक जगह खड़े होकर कदम ताल करना? हाँ, बिल्कुल। तो इससे असल में होता क्या है? जब शरीर हरकत में आता है तो दिल की धड़कन बढ़ती है। धड़कन बढ़ने से दिमाग में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह तेज हो जाता है। ओके। ये बिल्कुल उस इंजन को चालू करने जैसा है ताकि उसमें तेल और ईंधन पहुंच सके। समझ गया। लेकिन सिर्फ इंजन चालू रखना काफी नहीं है, उसे सही दिशा देनी होती है और यहीं पर मेंटल टास्क जुड़ता है। तो ऑक्सीजन पहुंचते ही उसी समय दिमाग को एक एक्टिव सर्च का काम देना होता है। बिल्कुल। जैसे नोट्स में एक उदाहरण था कि चलते हुए उन सभी जानवरों के नाम सोचना जो म अक्षर से शुरू होते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। या फिर 100 से उल्टी गिनती गिनना, लेकिन हर बार 3 अंक छोड़कर, जैसे 100 फिर 97 फिर 94 ऐसे। एकदम सही। और इसके पीछे का जो न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म है ना, वो बहुत ही शानदार है। वो कैसे? जब इंसान ये डुअल टास्किंग करता है तो वो असल में अपने दिमाग के 3 अलग-अलग प्रमुख हिस्सों को एक साथ काम करने के लिए मजबूर कर रहा होता है। 3 हिस्से? हाँ, पहला हिस्सा है फ्रंटल लोब। ओके, फ्रंटल लोब। ये वो हिस्सा है जो तर्क, योजना बनाने, निर्णय लेने और यादों को खोजने का काम करता है। अच्छा, तो इसे हम उस कंपनी का सीईओ मान सकते हैं जो निर्देश दे रहा है कि भाई मुझे 3 घटाकर कड़ी संख्या चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी तुलना है। सीईओ ही है ये। दूसरा हिस्सा है टेम्पोरल लोब। ये वो जगह है जहाँ असल में यादें और भाषा स्टोर होती हैं। तो ये हमारा डेटाबेस हुआ? हाँ, ये आपका डेटाबेस मैनेजर है जी। सीईओ इस मैनेजर से जानकारी मांग रहा है। बहुत खूब। और तीसरा हिस्सा है सेरिबेलम, जो शरीर के मूवमेंट, संतुलन और मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है। अच्छा। ये वो फैक्ट्री वर्कर है जो कदम ताल कर रहा है या शरीर का बैलेंस बना रहा है। तो आम जिंदगी में क्या ये तीनों अलग-अलग काम करते हैं? ज्यादातर हाँ। आमतौर पर ये एक ऑटो पायलट मोड में काम करते हैं। अच्छा। जैसे जब कोई इंसान रोज के रास्ते से ड्राइव करके घर पहुंचता है तो सेरिबेलम गाड़ी चला रहा होता है, जबकि फ्रंटल लोब में वो इंसान अपने ऑफिस की मीटिंग के बारे में सोच रहा होता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। हमें याद भी नहीं रहता कि हम घर कैसे पहुंच गए। बिल्कुल, दोनों का आपस में कोई खास नया संवाद नहीं हो रहा होता। लेकिन डुअल टास्किंग इन तीनों को एक ही कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले आती है। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब जब मैं किचन में चम्मच लेकर भूल गया था कि वहां क्यों आया हूं, तो वो इसलिए था क्योंकि मेरा शरीर यानी सेरिबेलम किचन तक चलकर आ गया था, लेकिन मेरा फ्रंटल लोब कहीं और था। वे आपस में बात नहीं कर रहे थे। सटीक विश्लेषण, एकदम सही पकड़ा आपने। और डुअल टास्किंग इस डिस्कनेक्ट को तोड़ती है। कैसे?
जब शारीरिक मूवमेंट के साथ दिमागी कसरत की जाती है तो ये अलग-अलग लोब्स एक साथ फायर होते हैं। ओके। न्यूरोसाइंस में एक बहुत मशहूर कहावत है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो एक साथ एक्टिव होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। हाँ, ये प्रक्रिया इन हिस्सों को आपस में जोड़ने वाले नए न्यूरल रास्ते या न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए मजबूर करती है। ये दिमाग के आर्किटेक्चर को सचमुच फिर से डिजाइन कर रही है। तो हम जंग लगे न्यूरल हाईवे को न सिर्फ साफ कर रहे हैं बल्कि नए रास्ते भी बना रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और पेचीदा सवाल उठता है। क्या? अगर मैं रोज जिम जाऊं और रोज सिर्फ 5 किलो का डंबल उठाऊं तो पहले हफ्ते तो मेरी मांसपेशियां बनेंगी। सही है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मेरा शरीर उस वजन का आदी हो जाएगा। हाँ। और मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। तो अगर मैं रोज बड़ी ईमानदारी से वही म अक्षर वाले जानवरों के नाम वाला 60 सेकंड का व्यायाम करता रहूं तो क्या मेरा दिमाग भी इसका आदी नहीं हो जाएगा? ये आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है और रिसर्च नोट्स इसी बात पे सबसे बड़ी चेतावनी भी देते हैं। अच्छा। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी को लगातार सक्रिय रखने के लिए दिमाग का हमेशा एक्टिव सर्च मोड में रहना जरूरी है। एक्टिव सर्च मोड? हाँ, दिमाग स्वाभाविक रूप से बहुत आलसी होता है। ये हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है। मतलब वो 5 किलो का डंबल अब उसके लिए बहुत हल्का हो गया है। एग्जैक्टली। अगर रोज एक ही तरह का काम किया जाएगा तो कुछ दिनों बाद दिमाग उस सूची को याद कर लेगा। फिर से सोचना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। फिर वो नए न्यूरल कनेक्शन नहीं बनाएगा बल्कि रटी हुई चीज को सिर्फ प्लेबैक करेगा। वो वापस अपने आरामदायक ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा। तो इस ब्रेन गार्डनिंग के बगीचे में विकास को जारी रखने का तरीका क्या है फिर? प्रोग्रेशन। हाँ, या कठिनाई का स्तर बढ़ाते रहना। नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब कोई दिमागी काम आसान लगने लगे तो उसे तुरंत कठिन बनाना होगा। अच्छा। अगर 100 से 3 घटाकर उल्टी गिनती करना आसान हो गया है तो 7 घटाकर गिनती शुरू करनी होगी। उफ, वो तो मेरे लिए अभी भी मुश्किल है। हाँ, लेकिन यही तो पॉइंट है। अगर वो भी आसान हो जाए तो शारीरिक चुनौती बढ़ानी होगी, जैसे एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस बनाते हुए शहरों के नाम याद करना। इसका मतलब यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में आराम के लिए कोई जगह ही नहीं है। मतलब हमेशा असुविधाजनक स्थिति में रहना होगा। संज्ञानात्मक रूप से हाँ, बिल्कुल। जब इंसान कोई काम करते हुए मानसिक खिंचाव या थोड़ी असुविधा महसूस करता है ना, जब उसे सच में सोचना पड़ता है और उसका दिमाग अटकता है, हाँ, ठीक वही वो पल होता है जब नए न्यूरल रास्ते बन रहे होते हैं। वाह। अगर ये आसान है तो समझ लीजिए कि न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं हो रही है। मतलब नो पेन नो गेन। एक तरह से हाँ, ये बगीचे में उन पौधों की छटाई करने जैसा है जो बहुत बढ़ गए हैं ताकि नई शाखाएं निकल सके। ये समझ में आता है। अब हम तकनीक को अच्छी तरह जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि उसे कठिन बनाकर असरदार कैसे रखना है। बिल्कुल। लेकिन हर चीज का एक विरोधी तत्व होता है। हम ब्रेन गार्डनिंग कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, लेकिन क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसा है जो इन नए पौधों को पनपने से पहले ही कुचल रहा है? मतलब इस पूरी रिपेयर प्रक्रिया को कौन सी चीजें बर्बाद कर सकती हैं? रिसर्च इस बात पर भी उतना ही जोर देती है कि क्या नहीं करना है। ओके। और नोट्स के अनुसार आज की जीवन शैली में 3 चीजें हैं जो याददाश्त के लिए सीधे तौर पर जहर या पॉइजन की तरह काम करती हैं। कौन सी 3 चीजें? जल्दबाजी, अनियमितता और ध्यान भटकना। जल्दबाजी, ये तो आज के आधुनिक जीवन का दूसरा नाम है। हर कोई जल्दी में है। बिल्कुल। लोग एक हाथ से फोन पर ईमेल चेक करते हैं, दूसरे हाथ से खाना खाते हैं और दिमाग में अगली मीटिंग के बारे में सोच रहे होते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहकर बहुत गर्व महसूस करते हैं। और विज्ञान कहता है कि इंसानी दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। सच में? हाँ, जब जल्दबाजी में काम किया जाता है तो दिमाग एक तरह के सर्वाइवल या फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। अच्छा, खतरे वाले मोड में। हाँ, और ऐसे में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। और ये कोर्टिसोल न्यूरोप्लास्टिसिटी को कैसे प्रभावित करता है? कोर्टिसोल यादों को गहराई से स्टोर होने और नए न्यूरल कनेक्शन बनने से सीधा रोकता है। बाप रे। उस समय दिमाग का पूरा फोकस बस उस पल के खतरे या तनाव से निपटने पर होता है। वो लंबे समय के लिए जानकारी सहेजने पर अपनी ऊर्जा खर्च कर ही नहीं सकता। तो मतलब हम खुद अपने दिमाग को रिपेयर होने से रोक रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए जल्दबाजी सीधे तौर पर न्यूरल रिपेयर की दुश्मन है। और ध्यान भटकना भी इसी श्रेणी में आता है। हाँ। जैसे अगर कोई वो 60 सेकंड का ड्यूअल टास्किंग व्यायाम कर रहा है, हाँ। और बीच में फोन की घंटी बज जाए या कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो सब खत्म। वो जो कॉन्फ्रेंस कॉल फ्रंटल, टेम्पोरल और सेरिबेलर लोब्स के बीच चल रही थी वो उसी पल कट जाती है।
शिट। न्यूरल सर्किट टूट जाता है। इसलिए नोट स्पष्ट करते हैं कि सफलता का मंत्र है धीमी गति से नियंत्रण और रोजाना अभ्यास। मतलब स्लो कंट्रोल और कंसिस्टेंसी। हाँ, वो 60 सेकंड पूरी तरह से अनडिवाइडेड अटेंशन वाले होने चाहिए। ये बगीचे से खरपतवार निकालने जैसा है, आपको बाहरी शोर को हटाना ही होगा। ये बहुत ही तार्किक है, लेकिन नोट्स में एक और बात का जिक्र है जिसने मुझे सच में थोड़ा हैरान किया। क्या बात? शारीरिक सहयोग और खास तौर पर हाइड्रेशन। ओहो हाँ, पानी पीने का याददाश्त या न्यूरोप्लास्टिसिटी से क्या लेना देना है? ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है। इंसान का दिमाग 70% से अधिक पानी से बना है। जब हम न्यूरल रास्तों, सिनेप्स और दिमाग के अलग-अलग लोब्स के आपस में बात करने का जिक्र करते हैं, तो ये असल में क्या है? क्या है? ये छोटे-छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल पल्स हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक छलांग लगाते हैं। तो ये पानी उन सिग्नल्स का माध्यम है? एग्जैक्टली। अगर शरीर डिहाइड्रेटेड है, पानी की कमी है, तो इस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की गति धीमी पड़ जाती है। अच्छा। दिमाग को सिग्नल्स भेजने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कोई चाहे कितनी भी दिमागी कसरत कर ले, कितना भी एक्टिव सर्च मोड में रहे, हाँ। लेकिन अगर भौतिक वातावरण यानी शरीर की मिट्टी ही सूखी हुई है, तो कोई भी नया न्यूरल कनेक्शन तेजी से नहीं बन पाएगा। वाओ। हाइड्रेशन उस ब्रेन गार्डनिंग में पानी देने का सबसे शाब्दिक अर्थ है। ये तो सच में आंखें खोलने वाली बात है। मतलब अगर कार के इंजन को बेहतरीन तरीके से ट्यून कर भी लिया जाए, लेकिन उसमें मोबिल ऑयल ही ना डाला जाए, तो इंजन तो सीज होगा ही। बिल्कुल सही। हमारा दिमाग कोई हवा में तैरता हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है, वो हमारे शरीर रूपी हार्डवेयर से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यही दी आर्किटेक्चर ऑफ कॉग्निटिव रिन्यूअल का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। शारीरिक मूवमेंट, संज्ञानात्मक चुनौती, मानसिक शांति और शारीरिक पोषण। ये पूरी चर्चा वाकई सोच को बदलने वाली रही है। मुझे लगता है कि इस चर्चा से जो सबसे बड़ी राहत मिलती है वो ये है कि याददाश्त का कम होना उम्र के साथ मिलने वाली कोई उम्र कैद की सजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। बुढ़ापा कोई ऐसी अटल बीमारी नहीं है जिसके आगे हमें बस हथियार डाल देने चाहिए। कोई भी इंसान, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, जानबूझकर प्रयास करके अपनी दिमागी स्वतंत्रता या मेंटल इंडिपेंडेंस को बनाए रख सकता है। और ये स्वतंत्रता किसी बड़े अस्पताल या बहुत महंगी दवाओं से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों से हासिल की जा सकती है। बिल्कुल। एक बार जल्दी से समेट लेते हैं कि इन नोट से हमने आज क्या-क्या निकाला। हाँ, श्योर। सबसे पहले तो हमने उस जहरीले मिथक को तोड़ा जो कहता है कि उम्र के साथ दिमाग का कमजोर होना लाजमी है, और समझा कि कैसे ये सोच एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। फिर हमने 60 सेकंड के डुअल टास्किंग व्यायाम के विज्ञान को समझा कि कैसे शारीरिक और मानसिक काम एक साथ करने से दिमाग के फ्रंटल, टेम्पोरल और सेरिबेलर लोब्स एक साथ काम करने लगते हैं। वो कॉन्फ्रेंस कॉल वाली बात। हाँ, हमने ये भी जाना कि एक्टिव सर्च मोड में रहने के लिए चुनौती का स्तर लगातार बढ़ाना जरूरी है, वरना दिमाग फिर से ऑटो पायलट पर चला जाएगा। बिल्कुल, प्रोग्रेशन बहुत जरूरी है। और अंत में हमने समझा कि जल्दबाजी और ध्यान भटकने जैसे जहर से बचना और शरीर को हाइड्रेटेड रखना न्यूरल रिपेयर के लिए कितना आवश्यक है। इस चर्चा से श्रोताओं के सामने एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट उभर कर आता है। बिल्कुल आता है। लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जो शायद हर किसी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या? आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ 60 सेकंड का जानबूझकर किया गया एक सटीक व्यायाम हमारे दिमाग के अलग-अलग हिस्सों को पूरी तरह से फिर से जोड़ सकता है और उस नुकसान की भरपाई कर सकता है जिसे हम उम्र का तकाजा मान बैठे थे। तो जरा इस पर विचार कीजिए। हाँ? बढ़ती उम्र से जुड़ी और कौन सी ऐसी अटल दिखने वाली समस्याएं या बीमारियां हो सकती हैं जो वास्तव में उम्र का दोष नहीं है, बल्कि सिर्फ सही शारीरिक या मानसिक चुनौती की कमी का नतीजा है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या हम अपने शरीर और दिमाग को बहुत जल्दी रिटायर कर देते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। नई चीजें सीखते रहिए और अपने दिमाग के बगीचे को हमेशा हरा भरा रखिए।